अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा हिस्ट्री में टॉपिक है 4th चैप्टर, एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन, जैसा कि हम पहले भी जानते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या है। जब हम इंडस्ट्रीज की बात करते हैं तो इसका मतलब है factory production. Industrialization means factory production. यानी जो चीज़ फैक्ट्री में तैयार होता है, मशीनों के जरिए जो चीज़ बनती है फैक्ट्री में, इसी को हम कहते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन। और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हम किसको बोलते हैं? इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। जो चीज़ फैक्ट्री में बनता है उसको हम कहते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। इंडस्ट्री से जो चीज़ बनता है उसको हम कहते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, यानी फैक्ट्री प्रोडक्ट। गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन ए फैक्ट्री। इसी तरह हम कहते हैं इंडस्ट्रियल वर्कर। इंडस्ट्रियल वर्कर्स, वर्कर्स जो फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर होते हैं उनको हम फैक्ट्री वर्कर्स कहते हैं या इंडस्ट्रियल वर्कर्स कहते हैं। इंडस्ट्रियल वर्कर्स मीन्स फैक्ट्री वर्कर्स। फैक्ट्री वर्कर्स, फैक्ट्री में काम करने वाले फैक्ट्री वर्कर्स कहलाते हैं। अब जो है हम देखते हैं कि जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में देखा, राइज ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड में हमने क्या देखा कि किस तरह से प्री मॉडर्न एज में भी 17th-16th सेंचुरी में जो ट्रेड हो रहा था डिफरेंट कंट्रीज के दरमियान, इंटरनेशनल मार्केट के लिए जो चीज़ें बन रही थी, मुख्तलिफ ममालिक में इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था और ये ऊंचे पैमाने पर होता था। लेकिन ये चीज़ें जो थी ये फैक्ट्री प्रोडक्शन नहीं थी, ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन नहीं थी, बल्कि ये फैक्ट्रियों के बगैर ये चीज़ें बनाई जाती थी। एक ऐसी एज जिसमें वर्ल्ड मार्केट के लिए चीज़ें तैयार होती थी लेकिन वो किसी फैक्ट्री में तैयार नहीं होती थी, तो ऐसी एज को हम कहते हैं प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। और प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन किसको हम कहते हैं? प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन मीन्स जब वर्ल्ड मार्केट के लिए चीज़ें प्रोडक्ट तैयार होते थे लेकिन वो फैक्ट्रियों में वो प्रोडक्ट नहीं तैयार होते थे, वो आर्टिजन्स और वीवर्स जो काम करते थे, तो वही उस वक्त ये जो प्रोडक्ट्स जो हैं तैयार करते थे और वही वर्ल्ड मार्केट में उसी की ट्रेड होती थी। उस फेज को हम कहते हैं प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन फेज। जो प्रोडक्ट्स बनाए जाते थे वर्ल्ड मार्केट की डिमांड को पूरा करने के लिए, तो आर्टिजन्स और जो ये हैं ये वीवर्स जो क्लॉथ मैन्युफैक्चर क्लॉथ बनाने वाले या आर्टिजन्स जो चीज़ तैयार करते थे, और वो किसी फैक्ट्री में वो काम नहीं करते थे, किसी इंडस्ट्री में वो काम नहीं होता था, और उस फेज को हम कहते हैं प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। यानी बिफोर फैक्ट्रीज जो चीज़ें बनती थी, इसी फेज को हम कहते हैं प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। और 18th और 17th सेंचुरी में हम देखते हैं कि फ्रॉम 17th 18th सेंचुरी अब वर्ल्ड मार्केट जो था ये बढ़ गया। इन 17th and 18th सेंचुरी वर्ल्ड मार्केट बढ़ गया, वर्ल्ड ट्रेड भी बढ़ गई, एक्सपेंड हो गई वर्ल्ड ट्रेड। और दूसरी वजह इसकी यह बनी एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड।
तो और इसकी वजह एक तो ग्लोबल ट्रेड एक्सपेंड हो गई, तो दूसरी वजह यह बनी कि एक्विजिशन ऑफ कॉलोनीज, एक्विजिशन ऑफ कॉलोनीज, कि बहुत से एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज जो हैं इन पर यूरोपियन कंट्रीज ने अपनी कॉलोनियां बनाई और यहां से इन्होंने रॉ मटेरियल हासिल किया और अपने अपने मुख्तलिफ तिजारती सामान यहाँ से रॉ मटेरियल लेकर ये इंटरनेशनल मार्केट के लिए ये जो प्रोडक्ट्स हैं तैयार करते थे। और इस वजह से वर्ल्ड मार्केट के लिए अब डिमांड भी बढ़ गई, अब ट्रेड भी बढ़ गया था, डिमांड भी बढ़ गई थी। तो इस वजह से कॉलोनीज की वजह से और ज़्यादा ट्रेड बढ़ गई, ट्रेड में एक्सपेंशन हो गया। तो अब ये एक्सपेंशन जब हो गया तो अब यूरोपियन कंट्रीज में, यूरोपियन पर्टिकुलरली ब्रिटेन में, अक्सर यूरोपियन कंट्रीज ने अब क्या किया, वहां के मर्चेंट्स जो थे अब वर्ल्ड मार्केट को की डिमांड को पूरा करने के लिए अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने अब कंट्री साइड का रुख किया। अब जो है मर्चेंट्स जो हैं, अब चीजों की डिमांड जो बढ़ गई, इंटरनेशनल मार्केट में चीजों की डिमांड अब बढ़ गई, तो अब मर्चेंट्स ने काम किया, इन्होंने अब कंट्री साइड की तरफ रुख किया, यानी ये देहातों की तरफ गए, ये रूरल एरियाज की तरफ गए। मर्चेंट्स मूव तो रूरल एरियाज, टाउनों से ये टाउनों से और सिटियों से अब रूरल इलाकों की तरफ गए। क्यों रूरल इलाकों की तरफ गए, तो क्योंकि टाउनों में और सिटीज में यहां ट्रेड गिल्ड्स थे, ट्रेड गिल्ड्स। टाउनों में इनको अब काम करने का मौका नहीं मिलता था, यहां इनको अब ये जो अपने फंड्स जो ये अपने ये जो मतलब अपना मटेरियल देकर ये वहां मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स को तैयार करवाते आर्टिजनों के जरिए से या वीवर्स की जरिए से। लेकिन यहाँ एक दबाव था इनको, यहाँ जो टाउनों में यहाँ ट्रेड गिल्ड्स बड़े पावरफुल थे, ट्रेड गिल्ड्स। ये ट्रेड गिल्ड्स क्या होते थे, ये एसोसिएशंस होती थी, यानी ट्रेड एसोसिएशंस। ट्रेड एसोसिएशंस, और इनका काम ये था, ये आर्टिजनों को ट्रेंड करते थे और ये यहाँ जो है ये यहाँ का ट्रेड कंट्रोल करते थे और इनका पूरा कंट्रोल था ट्रेड पर, कंट्रोल ट्रेड। These associations, these trade associations, trade guilds, they control trade। टाउनों में ये पूरी ट्रेड को कंट्रोल करते थे और कंपटीशन, एंड रेगुलेट प्राइसेस, यानी ये प्राइसेस पर भी कंट्रोल रखते थे, प्राइसेस और कंपटीशन, और आर्टिजनों को ट्रेनिंग देते थे। और ये सारी ट्रेड जो थी टाउनों में ये इनके कंट्रोल में थी, ये इनको पूरा कंट्रोल था, ये पावरफुल यहाँ थे। इसलिए जो भी कोई बाहर से कोई नया मर्चेंट आता तो इन ट्रेड गिल्ड्स की इजाजत के बगैर किसी नए मर्चेंट को ट्रेड में दाखिल होने की इजाजत नहीं होती थी। यानी ट्रेड गिल्ड्स की अप्रूवल के बगैर कोई भी नया ताजिर या मर्चेंट जो यहाँ तिजारत करने की गर्ज से आ जाता तो उसको यहाँ की परमिशन के बगैर, ट्रेड गिल्ड्स की परमिशन के बगैर वो यहाँ काम नहीं कर सकता था। इसलिए यहाँ रेस्ट्रिक्शंस थी, इसलिए आम ये जो मर्चेंट्स थे वो यहाँ नहीं आ सके। और इस वजह से क्योंकि यहाँ एक एसोसिएशन थी और ये जो ट्रेड गिल्ड्स थे इनको रूलर्स की तरफ से, वहां के जो हुक्मरान होते थे, रूलर्स होते थे, उनकी तरफ से इनको एक अप्रूवल होता था, इनको मोनोपोली राइट्स होते थे, मोनोपोली राइट्स, enjoyed monopoly rights by rulers। These trade guilds enjoyed
monopoly rights. Monopoly rights to trade in a specific item. To trade in specific products. अब सीधी सी बात है, जाहिर बात है कि अब इनको गवर्नमेंट की तरफ से भी एक इजाजत होता था, इनको ये मोनोपोली राइट्स यानी इनको ये पूरा इख्तियार होता था कि ये किस स्पेसिफिक ट्रेड में काम कर सकते हैं, यानी इनको लाइसेंस था। तो इसलिए ये मर्चेंट्स जो यूरोपियन कंट्री से जो मर्चेंट्स इन टाउनों में अपना ये जो प्रोडक्ट ट्रेड करने के लिए टाउनों में आते थे, यहाँ ये वो ट्रेड नहीं कर सके क्योंकि यहाँ ट्रेड गुड्स ऑलरेडी थे, यहाँ एसोसिएशन इनकी थी, तो इनको सपोर्ट होता था गवर्नमेंट की तरफ से भी। अब जो है, अब ये मर्चेंट्स इन्होंने क्या किया, अब ये मर्चेंट्स इन्होंने अब कंट्री साइड की तरफ मूव किया, यानी दीज मर्चेंट्स नाउ मूव टू रूरल एरियाज। अब ये देहातों में गए, वहां इन्होंने इन पेजेंट्री क्लास को, आर्टिजन्स को, इनको वहां इन्होंने लोन्स दिए, इनको मनी इनको लेंड किए, पैसे दिए और इन्हें कहा कि आप हमारे लिए ये जो हमारे लिए प्रोडक्ट्स को तैयार करो। तो कंट्री साइड में जाकर इन्होंने इन ये जो पीजेंट्स हैं, जो गरीब लोग हुआ करते हैं और जिनकी लैंड भी उनके पास इनहेरिट नहीं होती थी, क्योंकि लैंड जो इनके पास होती थी वो लैंडलॉर्ड की होती थी, ये महज वहाँ एक टेनेंट्स के तौर पर काम करते थे और फिर वो प्रोड्यूस भी इनको पूरी तरह से नहीं मिलता था। तो इस तरह से इनकी इनकम जो थी ये श्रिंकिंग इनकम थी। इनको वहाँ भी अपने ये जो खेत में कल्टीवेशन फील्ड्स में जो ये काम करते थे, ये अपनी इनकम को, अपनी फैमिलीज को अच्छी तरह से सपोर्ट नहीं कर सकते थे। अच्छी तरह से इनकी जो इनकम जो थी ये बहुत मीगर थी, ये बहुत कम थी। अब जब ये मर्चेंट्स यहाँ देहातों में आए तो अब इन गरीब पीजेंटों ने इनको हाथों हाथ लिया, इनसे पैसे लेकर इन्होंने इनके लिए अब प्रोडक्ट्स तैयार करने शुरू किए, इनके लिए क्लॉथ वीव करना शुरू किया, ताकि इन्होंने सोचा कि हम अपने घरों में बैठकर और एक तो हम अपने फार्मों पर भी काम कर सकते हैं, दूसरा हम अपना ये जो मर्चेंट्स के लिए भी हम कुछ काम कर सकते हैं। इस तरह से हम अपनी इनकम को, अपनी इस एक्सपेंडिचर को, अपनी इनकम को सप्लीमेंट कर सकते हैं। अपनी इस लिवलीहुड को हम अच्छी तरह से थोड़ा बहुत हमारी जो इनकम है इसको सप्लीमेंट हो जाएगी, थोड़ा हम अपने आयाल को ठीक तरह से खिला सकते हैं। क्योंकि इनके जो अक्सर जो फार्मर पर ये काम करते थे उन फार्मों को अब जो है लिया गया था। अब इनको कॉमन लैंड जो इनके पास थी उसको लिया गया था, इसको इंक्रोच किया गया था। अब इनके पास कोई जरिया नहीं था, मामूली सी लैंड इनको थी जिस पर इनका गुजारा नहीं होता था। अब इन्होंने ये जो एक चांस समझा कि अब मर्चेंट्स ने जो इनको लोन दिया और इनको पैसे दिए ताकि ये इनके लिए प्रोडक्ट्स को तैयार करें, तो इस तरह से अब टाउनों और कंट्री साइड के लोगों में एक तालमेल सा आ गया और इस तरह से इन्होंने प्रोडक्ट्स बनाए। और जब ये प्रोडक्ट्स तैयार होते थे, जब ये पीजेंट्स और ये आर्टिजन जब प्रोडक्ट्स तैयार करते थे, फिर इसको ये जो मटेरियल टाउनों से आता था और ये जो आइटम यहाँ तैयार होता था, फिर इसकी डाइंग, बाकी ये चीजें जो होती थी ये लंदन में होता था। तो इस तरह ये लंदन जो है ये फिनिशिंग प्रोडक्ट का एक सेंटर बन गया। 18th सेंचुरी में लंदन बिकेम सेंटर ऑफ फिनिशिंग प्रोडक्ट। सेंटर ऑफ फिनिशिंग प्रोडक्ट। अब इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो वीवर्स थे इनकी भी अब इनकम थोड़ी बढ़ गई और एक लेजान हो गया, रूरल एरियाज और टाउनों के दरमियान एक लेजान सा बन गया। तो इस तरह से ये प्रोडक्ट जब तैयार होता था
एक्सपोर्ट होने से पहले ये फिनिश्ड प्रोडक्ट जो है ये लंदन पहुंचता था, यूरोप पहुंचता था, इंग्लैंड में जाता था, फिर यहां से इसको फिनिशिंग टच मिलता था, फिर यहां से ये एक्सपोर्ट होता था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो प्रोटो इंडस्ट्रियल सिस्टम जो था, प्रोटो इंडस्ट्रियल सिस्टम जो था, ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज था 18th और 17th सेंचुरी में। इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले ये प्रोटो इंडस्ट्रियल सिस्टम जो था, ये जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज था, ये एक बहुत बड़ा एक्सचेंज का जरिया था। ये थोड़ा बहुत आज इसके बारे में था। तो कल हम आगे बढ़ेंगे तो ये इंडस्ट्रियलाइजेशन के फेजेस क्या थे और किस तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो गई, तो कल हम इंशाल्लाह वो पढ़ेंगे। तो आज के लिए काफ़ी है। अस्सलाम वालेकुम।